हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, परीक्षा वाले महाकुंभ का आज हम पहुँच गए हैं भाग 25 में। हमारी जिला दर्शन सीरीज चल रही थी, यानी कि परीक्षा वाली जो पुस्तक है उसका चैप्टर 9 चल रहा था, धार्मिक और पर्यटन स्थल राज्य के, जिसमें हमने अभी तक 9 जनपदों को देख लिया। आज 10वें जनपद के रूप में हम अध्ययन करेंगे काली कुमाऊँ के नाम से फेमस चंपावत जनपद की। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सेशन में आ जाइए और इसका लाभ उठाइए। परीक्षा वाली महाकुंभ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल यहाँ पे एक टॉपिक है आपके अपकमिंग एग्जाम का। या सिंपली ये समझ लीजिए कि जो आपका परीक्षा वाली पुस्तक है उसका रिवीजन आप मेरे साथ करते हैं बैठ के, और जिसका आपको निश्चित लाभ देखने को मिलेगा आने वाली परीक्षा में, क्योंकि 20 से 25 क्वेश्चन हमेशा परीक्षा वाली से ही बनते हैं। सो चलिए आज का इस टॉपिक को शुरू करते हैं। आज देखेंगे काली कुमाऊँ के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि चंपावत का अपने आप में एक ऐतिहासिक महत्व है। यहीं पर हम बोल सकते हैं कि कुमाऊँ क्षेत्र का जो सबसे बड़ा वंश था, जो सबसे लंबे समय तक फला फूला, उस वंश की नींव पड़ी थी, यानी कि चंद वंश। ठीक है, काली कुमाऊँ में इस चंद वंश की नींव पड़ी थी। तो इन सभी बातों को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत है इस महाकुंभ में। तो चंपावत की बात करते हैं, सबसे पहले नाम पे आ जाते हैं। चंपावत का जो मूल नाम था वो था चंपावती। ठीक है, चंपावत का मूल नाम था चंपावती। और बहुत अलग अलग मत हैं इसमें भी इतिहासकारों के। कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि चंद वंश के जो संस्थापक थे सोमचंद। ठीक है, चंद वंश का संस्थापक कौन था? सोमचंद। तो सोमचंद ने अपनी पत्नी के नाम पर, उनकी पत्नी का नाम चंपा था उस समय, तो अपनी पत्नी के नाम पर चंपावत नाम का यहाँ पे सृजन किया था, ऐसा बोला जाता है। और कुछ लोग बोलते हैं कि जो गंडकी नदी चंपावत में बहती है उसका नाम चंपावती था, इस वजह से चंपावत नाम आ गया होगा। और चंपावती देवी का मंदिर भी है हमारा बालेश्वर मंदिर में। बालेश्वर मंदिर जहाँ पे है चंपावत में, उस बालेश्वर मंदिर के निकट ही एक चंपावती देवी का मंदिर है, तो इस वजह से भी यहाँ का नाम चंपावती पड़ गया होगा, ऐसा कुछ बोला जाता है। ठीक है, और बहुत से और अन्य भी हैं इसमें। देखिए, कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि हमारा जो डोटी के मल्लवंशी राजा थे, ठीक है, डोटी के मल्लवंशी राजाओं को रैका कहा जाता था। ये क्वेश्चन बन चुका है शायद आयोग के द्वारा किसी एग्जाम में। डोटी के जो मल्लवंशी राजा थे ना, नेपाल में है डोटी, तो यहाँ पर एक राजा था वामदेव। तो वामदेव की जो उसमें इष्ट देवी या कुल देवी थी उसका नाम था चंपा। ठीक है, तो चंपावती देवी थी, उनका उसी के नाम पे उसने चंपा एक राजधानी भी बनाई। और चंपावत नाम को भी इसी का अन्य रूप माना जाता है, क्योंकि सोमचंद ने जब यहाँ पे कुमाऊँ के चंद्रवंश की स्थापना की तो उस समय वो मांडलिक राजा था। ये हम कुमाऊँ के इतिहास में पढ़ते हैं, कोर्स में भी हम पढ़ते हैं ना अपने। मांडलिक राजा था उसमें सोमचंद। मांडलिक का मतलब होता है जो ऐसा राजा जो किसी के अधीन काम करे, यानी कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र ना हो। तो डोटी के मल्लवंश राजा जो थे उनको टैक्स देता था कौन? हमारा सोमचंद, है ना। इसको, इस प्रथा को खत्म करता है भारतीय चंद्र जब वो डोटी के विरुद्ध युद्ध करता है। तो इसीलिए ये भी बोला जाता है कि जो वहाँ पे चंपावती थी राजधानी डोटी मल्ल राजाओं की, उसी के नाम पर इस काली कुमाऊँ क्षेत्र को भी चंपावत बोला गया या चंपावती बोला गया। वैसे चंपावती का जो पूर्व नाम बोल सकते हैं चंद्रवंश जहाँ से शुरू हुआ उस टाइम पे, तो ये काली कुमाऊँ ज़्यादा फेमस था। काली कुमाऊँ, ठीक है, काली कुमाऊँ, यानी कि कुमाऊँ और काली नदी के आसपास बसा हुआ था, तो इस वजह से इसको काली कुमाऊँ भी। लेकिन आजकल जिस हिसाब से क्वेश्चन बन रहे हैं, हमारा एक पुराण है वायु पुराण, एक पुराण है वायु पुराण ना, तो वायु पुराण में भी हमारे क्या बोला गया है? चंपावत को चंपापुरी, चंपावपुरी, ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। हाँ, ठीक है, चंपावत को चंपापुरी किस में बोला गया है क्वेश्चन बन जाएगा, तो ये वायु पुराण में बोला गया। ठीक है, इतना आपको याद रखना, बस ज़्यादा कुछ इसमें ज़्यादा है नहीं, ज़्यादा बहुत लंबा है भी। अगर हम इसमें पढ़ेंगे स्कंद पुराण के मानसखंड में जाएंगे तो बहुत बातें बोली गई हैं इसमें। ठीक है, और इसमें हमारा कई चीज़ें निकल के आएंगी, तो इतना लंबा जाने से अच्छा ये है कि हम सीधे पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करते हैं और सीधे आ जाते हैं मुख्यालय में। तो चंपावत का जो मुख्यालय है वो हमारा चंपावत में ही है। चंपावत छोटा सा जनपद है वैसे, अगर इसमें तराई का क्षेत्र शामिल नहीं होता तो बहुत छोटा जनपद होता है। चंपावत की बात करूँ मैं तो चंपावत जनपद कब बना था? तो चंपावत जनपद का सृजन हुआ था 1997 में। ठीक है, 1997 में। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, 1997 में ही ये बना था। बात करते हैं चंपावत की भौगोलिक जो हमारी सीमाएं हैं, तो चंपावत को ये मान लेते हैं। ठीक है, तो चंपावत के पूर्व में है भैया नेपाल, चंपावत के पश्चिम में है नैनीताल, चंपावत के उत्तर में पड़ता है पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा, और चंपावत के दक्षिण में पड़ता है भाई यूएस नगर। ठीक है, उधमसिंह नगर। तो ये चंपावत की भौगोलिक सीमाएं हैं। चंपावत हमारा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर भी शेयर करता है नेपाल से, इसका याद रखें आप। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो बहुत छोटा जनपद है हमारा चंपावत, 1766 वर्ग किलोमीटर मात्र इसका क्षेत्रफल है। ठीक है,
तो आपने ये याद रखना है। और इसके अलावा जनसंख्या की बात करते हैं तो जनसंख्या में इसका है 2,59,648 अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। देखो 2011 की जो जनगणना थी उसके आधार पे 2,59,648 लोग यहाँ पे निवास करते हैं। जनघनत्व भी हम बात करें तो पॉपुलेशन डेंसिटी है 147। साक्षरता की बात करें तो टोटल यहाँ पे हमारी लिटरेसी रेट है 79.83%। एंड तहसीलों की बात करते हैं तो तहसील हैं यहाँ पे 5, उप तहसीलें हैं 2। तो 5 तहसीलें कौन कौन सी हैं? चंपावत, पाटी, पूर्णागिरी, लोहाघाट और बाराकोट। 5 तो तहसीलें हैं, 2 इसमें हमारे उप तहसीलें भी हैं, मंच और गुमदेस। पुल्ला है ना, गुमदेस में एक प्लेस है पुल्ला, तो ये 2 हमारी उप तहसीलें हैं। विकासखंड की बात करते हैं तो यहाँ पे ब्लॉक्स हैं 4, चंपावत, लोहाघाट, बाराकोट और पाटी। लिंगानुपात की बात करते हैं तो 980 कम है भाई, ठीक है, तो मात्र 980 है यहाँ पे 1000 पुरुषों पे। और शिशु लिंगानुपात इससे भी बहुत ख़राब कंडीशन है, 873 है 2011 की जनगणना के अनुसार मैं बता रहा हूँ आपको। विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो 2 ही विधानसभा सीटें हैं यहाँ पे, एक तो हो गया चंपावत सीट, दूसरी हमारी लोहाघाट सीट, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है चंपावत के बारे में। लगभग इतने ही पॉइंट हमारे बनते हैं, बाकी अब पॉइंट आते हैं सीधे हम चंपावत के जो महत्वपूर्ण प्लेसेस हैं उनको हम पढ़ते हैं। मैं अभी इतिहासों के हिसाब से नहीं जा रहा हूँ, अगर मैं चंद्रवंश को इंक्लूड करूँगा इस जिला दर्शन में तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे कि चंपावत में सोमचंद ने काली कुमाऊं में चंद्रवंश की स्थापना की, उसके बाद उसने चाराल बनाए, उसका बुल चौराहा घटना क्या है, तो इतना लंबा तो फिर बहुत यहाँ पे सेशन लंबा हो जाएगा ना। हम आ जाते हैं जिले के जो प्रमुख मंदिर हैं, धार्मिक स्थल हैं, जो पर्यटन स्थल हैं जिसके लिए ये सीरीज चल रही है आपके। ओके, थोड़ा हाँ कुछ ऐतिहासिक तथ्यों की बात करते हैं तो चंद्रवंश का जो हमारी स्थापना हुई थी वो चंपावत में ही हुई थी। मेन पॉइंट बता दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। चंपावत राजधानी बनी रही कब तक? हमारे 1563 तक। 1563 में फिर राजधानी कौन लाता है? बालो कल्याण चंद अल्मोड़ा लाता है, तब तक हमारा चंपावत ही राजधानी थी। इतना तो क्लियर हो गया। चंपावत में ही पहला रेशम का कारखाना लगाया था किसने? इंद्रचंद ने। इंद्रचंद बहुत ही घमंडी राजा बताया जाता है, ये अपने को इंद्र के समान समझता था, ऐसा बोला जाता है इतिहासकारों के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा जब हम आ जाते हैं भाई मध्यकाल के ऊपर यानी कि आधुनिक काल की बात करते हैं तो 1857 में ही चंपावत के पहले वीर थे जिनको पहला स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है उत्तराखंड की धरती का, कालू मेहरा। क्वेश्चन बनता है, बिसुंग गांव के थे कालू मेहरा, इन्हीं के नेतृत्व में क्रांति का बिगुल बजा था उसमें 1857 में, ठीक है। और काली कुमाऊं में देखिए, काली कुमाऊं जो नाम अस्तित्व में क्यों आया, ये क्वेश्चन थोड़ा माइंड में आता है, जरूरी भी है इसको डिस्कस करना। तो आप सभी को पता है दोस्तों, पुराणों के अनुसार क्या हुआ था, भगवान विष्णु ने चंपावती नदी के निकट ही एक पर्वत था उसमें कच्छप आकार का, ठीक है, कच्छप आकार का पर्वत था उसमें, वहाँ पे भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया था, कूर्म अवतार, ठीक है। और जिसके बाद उस स्थल को कूर्मांचल कहा जाने लगा। कूर्मांचल कहते कहते कालांतर में फिर ये शब्द कुमू बन गया, कुमू, कुमू, और फिर कुमाऊं बन गया ऐसे। और काली नदी के आसपास का भौगोलिक क्षेत्र था तो काली कुमाऊं, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है काली कुमाऊं नाम के। अब सीधे पॉइंट पे आते हैं, ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस करना नहीं है। चंपावत का जो हम धार्मिक प्लेसेस हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है। तो इनमें सबसे पहले नाम लूँगा मैं, हमारा जो सबसे पहला मंदिर आता है वो है बाराही मंदिर। बाराही मंदिर बहुत फेमस है। बाराही मंदिर में ही दोस्तों यहाँ पर रक्षाबंधन के दिन क्या लगता है? आषाढ़ी कौतिक। आषाढ़ी कौतिक, मैंने बोला ना उत्तराखंड में स्थानीय भाषा में मेले को कौथिक कहा जाता है, तो आषाढ़ी कौतिक लगता है। और इसी आषाढ़ी कौतिक को हम जानते हैं हमारा पाषाण युद्ध के नाम से भी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बग्वाल मेले की। तो बग्वाल मेला ये हमारे कहाँ पे आयोजित होता है? बाराही मंदिर, देवीधुरा, पाटी तहसील में है ये, ठीक है। इसके बाद अगला जो टेम्पल है बहुत महत्वपूर्ण है भी, हमारा क्रांतेश्वर महादेव। क्रांतेश्वर महादेव मंदिर ये कहाँ पे है हमारा? ये भी हमारा कूर्म पर्वत जो अभी हम बात कर रहे थे जिससे कुमाऊं नाम अस्तित्व में आया, तो उसी कूर्म शिखर पर स्थित मंदिर को क्रांतेश्वर महादेव भी कहा जाता है। इसका अन्य नाम कानदेव भी है, कानदेव महादेव, ठीक है, कानदेव मंदिर भी इसी को कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों अखिल तारिणी मंदिर भी हमारा चंपावत में है। अखिल तारिणी वेरी इंपॉर्टेंट है, वैसे तो बहुत मंदिर है चंपावत में लेकिन मैं मेन बता रहा हूँ। तो लोहाघाट के निकट है दिगाली चौक एक प्लेस है, वहाँ पे हमको अखिल तारिणी मंदिर देखने को मिलता है। झूमाधुरी का मंदिर, झूमाधुरी का मेला भी लगता है चंपावत में, तो झूमाधुरी का मेला या झूमाधुरी का मंदिर ये भी हमारे चंपावत में ही स्थित है। और हरेश्वर मंदिर भी है, उसको भी आप नोट कर लें, वो भी हमारे चंपावत में ही है। इसके बाद आ जाते हैं हम चंपावत के एक और फेमस मंदिर की तरफ जिसका नाम है घटोत्कच मंदिर, ठीक है। घटोत्कच मंदिर को घटकू मंदिर भी कहा जाता है, घटकू, ठीक है, ये भी याद रखना है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा देखिए दोस्तों हमारा अगला जो मंदिर आता है लड़ीधुरा। तो लड़ीधुरा मंदिर भी और लड़ीधुरा मेला भी लगता है चंपावत में,
ठीक है। चंपावत स्थित जो मेले हैं ना उनको याद करने की एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है। देखिए बहुत मेन मेले याद हो जाएंगे आपको। बलमा, पूर्णागिरि, बलमा पूर्णागिरि में चमके। बस चंपावत के सभी मेले याद हो गए आपको मेन। बलमा बौ से बग्वाल मेला, लौ से लड़ीधुरा मेला, माँ से मानेश्वर मेला, माँ से बौ से बग्वाल, लौ से लड़ीधुरा, माँ से मानेश्वर मेला भी हमारा चंपावत मेला। पूर्णा से पूर्णागिरि मेला, चमके से याद आ जाएगा चंपावत के मेले। बस बलमा पूर्णागिरि में चमके, ठीक है, याद रखिएगा। तो लड़ीधुरा मंदिर भी है और लड़ीधुरा मेला भी है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हमारा सबसे मेन मंदिर चंपावत का, बालेश्वर मंदिर समूह या बालेश्वर मंदिर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो बालेश्वर मंदिर आपको पता है दोस्तों, बालेश्वर मंदिर से बहुत से हमको मिलते हैं ताम्रपत्र वगैरह, बहुत से हमको प्राचीन इतिहास के साक्ष्य मिलते हैं। बालेश्वर मंदिर किसने बनाया इस पर मतभेद है, कत्यूरी काल में ये बना ऐसा कुछ बोला जाता है। और बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया, पहली बार तो ये क्वेश्चन थोड़ा बन सकता है आने वाले एग्जाम में। तो उद्यान चंद ने बालेश्वर मंदिर का क्या कराया था, हमारा जीर्णोद्धार करवाया था। बालेश्वर मंदिर किस शैली में निर्मित है, तो ये शिखर शैली में निर्मित मंदिर है, ठीक है। अगला मंदिर है देखिए मानेश्वर, मानेश्वर मेला भी लगता है, मानेश्वर मंदिर भी है, अभी बोला ना मैंने, ठीक है। बालेश्वर और मानेश्वर, तो मानस खंड में इसको मान सरोवर के नाम से भी संबोधित किया गया है, ठीक है। यहाँ पे बोला जाता है कि युधिष्ठिर ने, यहाँ पे एक नौला भी है मानेश्वर के मंदिर के आसपास, नौला या बावड़ी, बोला जाता है कि युधिष्ठिर ने यहाँ पे तीर मारा था जमीन में और उसके बाद ये नौला बन गया था यहाँ पे, ठीक है। और इस मानेश्वर मंदिर का भी जो निर्माण है, मानेश्वर मंदिर का आधुनिक निर्माण किसने करवाया, कभी क्वेश्चन बनेगा तो 1208 में निर्भय चंद ने इसका निर्माण करवाया था। पशुओं का मेला भी लगता है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखिए। जैसे सोमनाथ में लगता है ना अल्मोड़ा में, वैसे यहाँ पे भी पशुओं का मेला लगता है। इसके बाद बात करते हैं अगला जो प्लेस है हिंगला देवी का मंदिर। तो हिंगला देवी का मंदिर, हिंगला देवी मंदिर भी हमारा कहाँ है, कांदेव पर्वत पे ही है, जहाँ पे अभी हमने पढ़ा क्रांतेश्वर महादेव, तो वहीं स्थित है ये भी। इसके बाद देखिए सूर्य मंदिर भी है भाई चंपावत में भी एक, अल्मोड़ा में तो है कटार मंदिर, कटारमल में सूर्य मंदिर, चंपावत में भी एक सूर्य मंदिर है जो कि खेती खान में स्थित है। खेती खान का सूर्य मंदिर 11वीं सदी का ही निर्मित है खेती खान का सूर्य मंदिर। दीपावली के टाइम पर यहाँ पर दीपोत्सव होता है, दीपोत्सव, ठीक है, ये भी नोट कर ले। दीपोत्सव उत्सव कहाँ होता है, तो ये हमारे खेती खान चंपावत में होता है। अगला जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, अगला भी पाताल रुद्रेश्वर गुफा। तो पाताल रुद्रेश्वर गुफा हमारी कहाँ पे है, चंपावत में। पाताल भुवनेश्वर गुफा हमारी पिथौरागढ़ में है। पाताल रुद्रेश्वर गुफा की खोज हुई थी 1993 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हमको 5 गुफाएं अलग दिखने को मिलती है, सरोवर गुफा, पंच गुफा, भैरव गुफा, गणेश गुफा और रुद्रेश्वर गुफा, ठीक है, एक ही साथ है आपस में यहाँ पे। नेक्स्ट प्लेस की तरफ चलते हैं, तो नेक्स्ट प्लेस हमारा बाणासुर का किला, वेरी इंपॉर्टेंट। बाणासुर का किला ये भी हमारा चंपावत में स्थित है, लोहाघाट के निकट है। राजा बलि का सबसे बड़ा पुत्र था बाणासुर, ऐसा बोला जाता है। लोहाघाट के समीप ही है दोस्तों ये, कांग करायत एक गांव है लोहाघाट के निकट वहाँ पे, तो वहाँ पे स्थित है बाणासुर का किला। इस किले को मारकोट भी कहा जाता है, ठीक है, कोटालगढ़ या मारकोट का किला भी इसी को कहा जाता है। मारकोट का किला और कोटालगढ़, कोटालगढ़, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लेना। ओके, चलिए अगला प्लेस देखते हैं चंपावत का। तो अगला प्लेस हो जाएगा हमारा कौन सा, श्यामला ताल। मेन प्लेस ही बात करूँगा मैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो श्यामला ताल वेरी इंपॉर्टेंट है। श्यामला ताल दोस्तों इसलिए भी फेमस है, श्यामला ताल के निकट ही हमारा झूला मेला लगता है, ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और श्यामला ताल की दूसरी विशेषता यह है, श्यामला ताल के निकट ही आपको देखने को मिलता है अद्वैत आश्रम, ठीक है, श्यामला ताल के निकट ही अद्वैत आश्रम भी है। इसकी स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद के शिष्य थे स्वरूपानंद। तो स्वरूपानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने स्वरूपानंद के सहयोग से, माफ़ कीजिएगा, स्वामी विवेकानंद के हमारे शिष्य थे स्वरूपानंद। स्वरूपानंद के सहयोग से एक अंग्रेज़ दंपत्ति थे, अंग्रेज़ दंपत्ति, सेवियर दंपत्ति उनको हम बोलते हैं। तो मिस्टर सेवियर और मिसेस सेवियर, ठीक है, नाम यहाँ पे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इनके सहयोग से क्या हुआ था, 19 मार्च 1899 को हमारा क्या हुआ, अद्वैत आश्रम की स्थापना होती है, ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और 3 जनवरी 1901 को स्वामी विवेकानंद यहाँ पे आए थे और इसी अद्वैत आश्रम से बाद में, यानी कि 1900 के बाद प्रबुद्ध भारत पत्रिका का प्रकाशन किया गया। प्रबुद्ध भारत पत्रिका, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, प्रबुद्ध भारत पत्रिका तो यहीं से निकलती है, अभी भी निकलती है वर्तमान समय में, ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गए कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्लेस, ठीक है। विवेकानंद आश्रम भी आपको यहीं पे देखने को मिलता है, श्यामला ताल जो अभी मैंने बोला, अद्वैत आश्रम भी है, श्यामला ताल पे विवेकानंद आश्रम भी है, झूला मेला भी लगता है यहाँ पे। ओके,
अगले प्लेस की तरफ बढ़ते तो अगला प्लेस है भैया हमारा पूर्णागिरि टेम्पल। पूर्णागिरि टेम्पल बहुत फेमस है, सिद्धपीठ माना जाता है पूर्णागिरि टेम्पल को। और पूर्णागिरि टेम्पल की लोकेशन भी है हमारे कहाँ पे, चंपावत जनपद में। और पूर्णागिरि आपको ध्यान रखना है 108 शक्तिपीठों में से एक है। माता सती की यहाँ पे नाभि गिरी थी, जैसे हमने पढ़ा ना नैनीताल में क्या गिरी थी, बाईं आँख गिरी थी, यहाँ पे बोला जाता है नाभि गिरी थी उनकी, ठीक है। और उत्तराखंड में यहाँ पे सबसे लंबे समय तक चलने वाला मेला आयोजित होता है चैत्र माह में। और पूर्णागिरि मंदिर किस पर्वत चोटी पर स्थित है, कभी क्वेश्चन बन सकता है। अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा चोटी पर या पर्वत पे स्थित है हमारा पूर्णागिरि। और पूर्णागिरि में एक फेमस मंदिर भी है, झूठा मंदिर, ठीक है, झूठा मंदिर भी है यहाँ पे, ध्यान रखेंगे। अब झूठा मंदिर क्यों है, बहुत लंबी कहानी है, चलिए बता ही देता हूँ आपको, ठीक है। झूठा मंदिर क्यों कहा जाता है इस मंदिर को, देखिए एक बार क्या हुआ, बल्कि पूर्णागिरि में आपका पूर्णागिरि में कोई सेठ आया कुछ मन्नत मांग रहे हैं, ओके। उस सेठ ने मन्नत मांगी, वहाँ पे भगवान ने उसकी मन्नत पूरी कर दी। अब भगवान किसी का बुरा तो करते नहीं, अच्छा ही करते हैं। और सेठ ने बोल दिया उसमें, जब मन्नत मांगने आया था, भगवान अगर मेरी मन्नत पूरी होगी तो मैं यहाँ पे एक सोने का मंदिर बनाऊंगा, ओके। अब उसकी मन्नत पूरी हो गई, आई थिंक पुत्र प्राप्ति मांगा होगा, क्योंकि ऐसा होता था प्राचीन कहानियों में हम पढ़ते हैं। अब जैसे ही उसकी मन्नत पूरी हुई तो उसने क्या किया, लालच आ गया उसके मन में, बोला यार भगवान कौन सा देख रहे हैं, कौन सा सीसीटीवी की चेकिंग है, और दूसरा कौन सा वहाँ पे गोल्ड स्मिथ बैठा हुआ है जो पता चल जाएगा। नकली मंदिर बनाओ और उस पर गोल्ड पेंट कर दो भैया। तांबे का बना दिया मंदिर, उस पर गोल्ड की कोटिंग करा के ले जा रहा था रास्ते में। पूर्णागिरि के रास्ते में एक जगह पे इस मंदिर को उसने बिछाया, जो उसको ढोले होंगे मंदिर को, जो उसके साथ उसमें होंगे ना कारीगर वगैरह भी। तो मंदिर को उन्होंने आधे रास्ते में बैठे हो सभी लोग रेस्ट करने के लिए, और वहाँ पे रख दिया ज़मीन पे। उसके बाद जब उठाने लगे तो वहाँ पे 40 50 100 200 1000 लोग आ गए, फिर भी वो हिला नहीं पाए उस मंदिर को। यानी कि मंदिर वहीं पे स्थापित हो गया, मतलब उसकी कला ही खुल गई एक हिसाब से ना, उसने उसके मन में पाप था। तो इसी वजह से इस मंदिर को झूठा मंदिर कहा जाता है, ये किंवदंती है इसके पीछे भाई, ठीक है। तो लेकिन याद रखना है कि झूठा मंदिर कहाँ है, हमारा पूर्णागिरि धाम के निकट है, रास्ते में पड़ता है और चंपावत में है, क्योंकि आयोग क्वेश्चन सीधे बनाता है ऐसे, ओके। अगला है देखिए, चमदेवल का सूर्य मंदिर भी है एक हमारा चंपावत में, चमदेवल का सूर्य मंदिर, नोट करते जाएं। इसके बाद अगला प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट है, भीमशिला। एक भीमशिला आपको देखने को मिलेगी कहाँ पे, बाराही देवी मंदिर के पीछे साइड में, बाराही देवी मंदिर के दक्षिण साइड में आपको भीमशिला देखने को मिलेगी। इसको रंगशिला भी कहा जाता है। वहीं पे है जहाँ बग्वाल मेला होता है, ठीक है, बग्वाल मेले के स्पॉट पे ही आपको ये भीमशिला देखने को मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा, न्याय के देवता गोलू देवता। न्याय के देवता गोलू, इनका जन्म स्थल या उद्भव स्थल कहाँ माना जाता है, चंपावत ही माना जाता है। ये आयोग ने क्वेश्चन पूछ दिया है एक बार, है ना। तो चंपावत में एक मैदान है, गोरिल चौड़ मैदान, तो यहाँ पे गोलजू का मूल स्थान माना जाता है, गोरिल चौड़ मैदान में चंपावत के, वेरी इंपॉर्टेंट है, ओके। और गोलू के जो भगवान गोरिल थे या गोलू थे, इनके पिता का नाम क्या था, हाल राय था, इनके दादाजी का नाम झाल राय था, ये आपको याद रखना है। अगला है देखिए, अगला है महत्वपूर्ण, पंचेश्वर नामक प्लेस, पंचेश्वर, पंचेश्वर, ठीक है। पंचेश्वर परियोजना है ना प्रस्तावित भारत नेपाल की काली नदी पर। हालांकि फाइनल जो है अभी डीपीआर वगैरह तो हो चुकी है, बट अभी तक इसमें कोई स्टेप उठाया नहीं गया। पंचेश्वर जो है प्लेस वो हमारा चंपावत में ही पड़ता है। और बोला जाता है कि पंचेश्वर में महाभारत काल में क्या होता था, 5 नदियों का संगम होता था। यहाँ पर एक देवता की काफ़ी फेमस है पूजा, जो चौमू देवता बोल जाता है जिनको, ठीक है, ये भी आपने नोट करना है। अभी वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में देखा जाए पंचेश्वर परियोजना अगर बनती है तो ये उत्तराखंड की बहुत बड़ी, सबसे बड़ी परियोजना बन जाएगी, बहुत बड़ी परियोजना है। अगला प्लेस की बात करें तो अगला प्लेस इसमें हो जाएगा हमारा गोरखनाथ धाम, गोरखनाथ धाम, ठीक है। तो गोरखनाथ धाम तो नेपाल से रिलेटेड माना जाता है दोस्तों गोरखनाथ धाम को। और यहाँ पर देखिए गोरखनाथ में बहुत लोगों की, इस पंथ में बोल सकते हैं बहुत से राजाओं की आस्था थी, तो इस वजह से भी काफ़ी फेमस है ये, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं अगला प्लेस। देखिए नौ ढूंगागढ़, एक हथिया नौला, दोनों नोट कर लें। तो एक हथिया नौला और नौ ढूंगागढ़ दोनों ये कहाँ पे हैं, चंपावत जनपद में। अब एक हथिया नौला क्या था, तो नौला बावड़ी होती है, छोटा सा कुंड टाइप का, तो शहर से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और जगन्नाथ मिस्त्री नामक व्यक्ति ने इसको बनाया था, एक हथिया नौले को। बोला जाता है कि उसका एक ही हाथ और एक ही हाथ से उसने खूबसूरत नौला बना दिया, इसके लिए इसलिए इसको एक हथिया नौला कहा जाता है। एक हथिया देवालय की बात होती है तो पिथौरागढ़ जनपद में है, ठीक है, थल में। अगला है देखिए नौ ढूंगागढ़, तो चंपावत से कुछ दूरी पर स्थित है नौ ढूंगागढ़। आपको मैंने पहले भी बता दिया है, पहाड़ी भाषा में पत्थर को ढूंगा कहा जाता है, ढूंगा। तो 9 मतलब 9, तो 9 ढूंगों से बना हुआ, यानी कि इस मकान के किसी भी कोने से आप काउंटिंग करेंगे तो ऐसा लगेगा आपको कि 9 ही पत्थर हैं।
9 पत्थरों में ही बना है पूरा मकान, ठीक है, इसलिए इसको 9 ढूंगा घर कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मीठा रीठा साहिब। मीठा रीठा साहिब, तो मीठा रीठा साहिब भी हमारा सिखों का एक पवित्र स्थल है, हिंदू धर्म और सिख धर्म दोनों का है। इसका प्राचीन नाम था चौड़ा मेहता, ठीक है। ये हमारा क्या है, लधिया और रतिया नदियों के संगम पर है, ये ध्यान रखेंगे। और गुरु नानक देव जो थे सिख धर्म के प्रवर्तक, वो यहाँ पे आए थे अपने शिष्य मर्दाना के साथ, उनका शिष्य भी था ना मर्दाना। बोला जाता है कि मर्दाना को भूख लग गई थी यहाँ पे और खाने के लिए कुछ था नहीं, वहाँ पे रीठे का एक पेड़ था, रीठा सिकाकाई, जिससे शैम्पू बनता है। अब गुरु पे तो भाई भगवान देव खुद ही, उनके अंदर ऐसी शक्ति थी, उन्होंने बोला जा मर्दाना रीठे खा ले तू, और उनने अपनी शक्ति से जो कड़वे होते हैं, कसेले टाइप के रीठे होते हैं, उनको मीठा कर दिया। मर्दाना ने वो खाया और उन्होंने रेस्ट किया इस प्लेस पे, और कालांतर में इसका नाम पड़ गया मीठा रीठा साहिब, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर ध्यान रखेंगे एक बहुत फेमस मेला लगता है, जोड़ मेला। जोड़ मेला मीठा रीठा साहिब में ही लगता है, और 1931 में यहाँ पे गुरुद्वारे का निर्माण किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लें। ओके, इसके बाद हमारा अगला जो प्लेस है दीपेश्वर। दीपेश्वर एक प्लेस है हमारा चंपावत जनपद में ही। बोला जाता है ना, ये दीपेश्वर जो प्लेस है, यहाँ पर पांडवों का घराट था। घराट मतलब पंचक्की, पांडवों ने जो पंचक्की बनाई होगी ना, इसी प्लेस पे बनाई थी, ऐसा बोला जाता है। ओके, इसके अलावा भी पंचमुखी महादेव मंदिर है, और इसके अलावा हम बात करें कड़ाई देवी का मंदिर, ठीक है, ढेरनाथ मंदिर भी इंपॉर्टेंट है, ढेरनाथ। तो ढेरनाथ मंदिर और कढ़ाई देवी का मंदिर, ये भी हमारा कहाँ पे है, चंपावत में ही स्थित है। ऋषेश्वर महादेव मंदिर, ऋषेश्वर महादेव मंदिर, और डिप्तेश्वर मंदिर भी हमारा लोहाघाट चंपावत में है, ठीक है, चंपावत में है मतलब, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा चंपावत से एक और महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है, चंपावत से एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये बनता है कि चंपावत में एक फेमस एक पिकनिक स्पॉट बोल सकते हैं, या हमारा ब्रिटिश काल से जुड़ा हुआ एक स्थल है, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। अभी होम स्टे योजना की तरह तो और अच्छा उसको बना दिया गया है। एबर्ट माउंट की मैं बात कर रहा हूँ, एबर्ट माउंट, ठीक है। एबर्ट माउंट हमारा चोटी है एक हिसाब से, लेकिन यहाँ पे कुछ आपको पुराने जो ब्रिटिश काल के हैं, यहाँ पे आपको गिरजाघर देखने को मिल जाएगा और कुछ बिल्डिंग्स देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक डॉक्टर की कहानी बहुत ज़्यादा फेमस है, भूतिया डॉक्टर था वो, ठीक है, लोगों के आँख कान निकाल लेता था, ऐसा बोला जाता है प्रैक्टिकल के तौर पर। डॉक्टर मॉरिसन नाम था उसका। तो एबर्ट माउंटेन अगर आपको एडवेंचर करना है तो ज़रूर विजिट करना चाहिए जब भी आप चंपावत जाते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो हो गए धार्मिक स्थल, लगभग हमने सभी धार्मिक स्थल कर लिए हैं चंपावत जनपद के। कुछ इसमें रह गया तो देख लेते हैं। मायावती आश्रम भी हो गया है। मायावती आश्रम हमारा कहाँ पे है, लोहाघाट में, ठीक है। मायावती आश्रम अद्वैत आश्रम की बात हो, 1901 में यहाँ पे रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, 1901 में रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना हुई थी। बाकी पंचेश्वर हो गया, श्यामला ताल हो गया हमारा, मीठा रीठा साहिब हो गया, पूर्णागिरी हो गया, पाताल रुद्रेश्वर गुफा भी हो गई हमारी। ओके, तो लगभग जितने भी धार्मिक प्लेस हमारे हो गए हैं। अगर कुछ रह जाएंगे तो आप बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में करिएगा कमेंट, मैं पिन कर दूंगा उसको। ओके, चलिए अब देखते हैं कुछ हमारे यहाँ के जो प्रमुख स्थल हैं, जिनमें पहला नाम आता है लोहाघाट। लोहाघाट ध्यान रखेंगे, ठीक है। चंपावत का हाट बोला जाता है लोहाघाट को, चंपावत का हाट यानी कि चंपावत का हृदय। और हमारा ब्रिटिश काल में लोहाघाट इसका नाम पड़ा। लोहाघाट की मैं बात करूं दोस्तों, तो लोहाघाट में एक छावनी बनी थी 1839 में, ठीक है। लोहाघाट छावनी की स्थापना कब हुई, तो 1839 में, ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी और भी बहुत सी कहानियाँ लोहाघाट से, ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस करेंगे नहीं। अगले प्लेस पे आ जाते हैं तो टनकपुर। टनकपुर जो प्लेस है वो भी हमारा चंपावत जनपद में ही आता है। टनकपुर जो है हमारा चंपावत का सर्वाधिक आबादी वाला नगर है। टनकपुर का जो प्राचीन नाम था वो था ग्रास्टीनगंज, ग्रास्टीनगंज, ठीक है। और प्राचीन जो बरमदेव मंडी थी, भारत नेपाल की प्रमुख मंडी उसको माना जाता है, बरमदेव मंडी, वो भी यहीं पे स्थित थी, ठीक है, बरमदेव मंडी। और 1880 में क्या हुआ, बरमदेव मंडी दब गई भूस्खलन होने की वजह से, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद 1890 के आसपास यहाँ पे कोई एक अंग्रेज़ अधिकारी आता है, इसका नाम था मिस्टर टलक, ठीक है। और मेजर हैंसी नामक व्यक्ति यहाँ पे आते हैं और अपने यहाँ पे बंगले वंगले बनाते हैं वो। और धीरे धीरे जो लॉर्ड यहाँ पे मैंने बात की, जो मिस्टर टलक था, उसने शहर को बसाने की कवायद शुरू की और उसी के नाम पे टलक के टलकपुर हुआ होगा, फिर बाद में टनकपुर हो गया वो। ये कहानी टनकपुर के बारे में। ओके, अगला है, देखिए अगला प्लेस की बात करते हैं तो हमारा चंपावत जनपद में एक प्लेस है सूखी ढाक। सूखी ढाक, ढाक के 3 पात तो आपने सुना ही होगा ना, तो वही है सूखी ढाक। इसको कुमाऊं का चेरापूंजी भी कई किताबों में आपको देखने को मिल जाएगा,
कुमाऊं का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? तो सूखी ढाक को कहा जाता है। और ढाक के ज़्यादा पेड़ होने की वजह से इसको सूखी ढाक भी कहा जाता है। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा। बाकी अन्य तथ्यों की बात करते हैं तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, देखिए राजबुंगा किला, बाणासुर का किला तो हमने पढ़ा। इसके अलावा देखिए राजबुंगा किला जो है वो हमारा चंपावत जनपद में ही है। और इसके अलावा सुई का किला, सुई का किला भी हमारा चंपावत जनपद में ही है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और बाराकोट, अब बाराकोट क्या है भाई? देखिए जो हमारा मध्यकाल था ना, उसमें मध्यकाल में बहुत फेमस था बाराकोट। 12 कोटों के कारण इसका नाम बाराकोट पड़ा। ओके, और इसके अलावा चंपावत से महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो हमारा हो जाता है चंपावत की देवी धुरा में भी एक गुफा आपको देखने को मिलेगी। देवी धुरा में एक गुफा है चंपावत में जिसका नाम है गब्यूल गुफा। ठीक है, कौन सी गुफा है? गब्यूल या गब्यूली गुफा। ओके, नौढूंगागढ़ मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, नौढूंगागढ़ जो है चंद्रकालीन भवन है। किसी भी कोने से गिनोगे तो 9 ही पत्थर दिखेंगे। वास्तुकला का बिल्कुल अद्भुत ये एक नमूना आप बोल सकते हैं। अब बात करते हैं जिले की जो प्रमुख नदियाँ हैं चंपावत की, उनको देख लेते हैं। चंपावत स्थित प्रमुख नदियाँ, तो इसमें सबसे पहला नाम आ जाता है हमारा लोहावती नदी। लोहावती नदी, लोहावती नदी का उद्गम होता है एबट माउंट से। अभी हमने बात की ना एबट माउंट की। और लोहावती के अलावा दूसरी जो नदी है वो है लधिया नदी। लधिया नदी तो ये गजार से निकलती है। और इस लधिया नदी में एक झरना भी है, रक्षरो झरना। लधिया नदी में एक झरना है चंपावत में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और रीठा साहिब में रतिया के साथ संगम बनाते लधिया। रतिया और लधिया का संगम होता है रीठा साहिब में, जो भी हम पढ़े थे मीठा रीठा साहिब। और ध्यान रखिएगा लधिया जो है काली की अंतिम सहायक नदी है। काली नदी की अंतिम सहायक नदी भी है लधिया, जो कि चूका नामक प्लेस में मिलती है काली से। ये क्वेश्चन बनता है, काली की अंतिम सहायक नदी कौन सी है उत्तराखंड में? ओके, नेक्स्ट जो नदी है वो है गंडकी। तो गंडकी नदी, इसको उत्तर वाहिनी, वन लेक से निकलती है, उत्तर वाहिनी नदी है ये। और लोहावती में ये मिल जाती है लोहा घाट के निकट। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और गढ़मुक्तेश्वर एक प्लेस है, वहाँ पे महाकाली में संगम बना लेती है। हो गए। तो इसके अलावा भी बहुत सी और नदियाँ हैं, छोटी मोटी नदियाँ हमारी चंपावत जनपद में, जैसे कि रतिया नदी हो गई, क्वेराला नदी हो गई। क्वेराला भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जगबुड़ा नदी आपको देखने को मिलेगी टनकपुर से आगे। हुड्डी नदी भी आपको देखने को मिलेगी, जो कि सीजनल नदी भी है, हिसाब से उतना इनमें पानी का स्तर नहीं रहता है। ओके, बाकी लगभग चंद जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं चंपावत से वो हमारे हो गए हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ अमेजिंग फैक्ट अदर जो हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें। जैसे क्वेश्चन बन जाता है कि सोमचंद का जो चाराल था, उस चाराल में कौन कौन सी जाति के लोग थे? तो सोमचंद ने जैसे ही हमारे चंद्रवंश की स्थापना की, राजभुंगा किला बनाया, उसके बाद क्या होता है कि वो चारों तरफ चाराल बनाते हैं, मतलब क्योंकि रक्षा करनी है भाई कैपिटल की ना। तो उनमें कौन कौन सी जाति थी चाराल में? क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से चाराल में शामिल नहीं था कौन, कौन शामिल नहीं था, ऐसे कभी क्वेश्चन बनेगा। तो चाराल में जो 4 जातियाँ थी वो थी बोरा, कार्की, तड़ागी और हमारा चौथा चौधरी। ठीक है, बोरा, कार्की, तड़ागी और चौधरी, ये हमारी 4 जातियाँ थी चाराल में, अपनी सेफ्टी के लिए। क्योंकि सोमचंद्र समझ चुका था कि इनका प्रभुत्व है इन जातियों का, उसने देख लिया था वहाँ पे, तो इनको रखा गया। इसके अलावा भी कुछ हमारी विशेष जातियाँ थी जिनको क्या कहते हैं, हमारा चंद शासक ने वरीयता दी थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा। ठीक है, बिसुंग का जो लोहाघाट का बिसुंग क्षेत्र है जहाँ से कालू मेहरा आते हैं, उस बिसुंग क्षेत्र में हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 थोक थे। उसमें कौन कौन से थोक थे? महरा थोक, फलत्याल थोक, करायत थोक, देव और ढेक, ये 5 थे। इनको भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा देखिए जब हमारा जो गांधी इरा चला था, गांधी युग का टाइम पीरियड हम मानते हैं ना 1918 से आज़ादी तक, तो उस दौरान की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हमको चंपावत के बारे में मिलती हैं। जैसे कि वन आंदोलनों का यहाँ पे भरपूर समर्थन किया गया हर्षदेव औली के समर्थन में। हर्षदेव औली, इसीलिए हर्षदेव औली को क्या बोलते हैं? काली कुमाऊँ का शेर बोलते हैं ना। हर्षदेव औली को काली कुमाऊँ का शेर बोलते हैं क्योंकि बहुत से आंदोलनों को लीड किया था उन्होंने चंपावत में इस टाइम पीरियड पे। और देखिए हमारा एक जो शिल्पकार, जो हम आंदोलन पढ़ते हैं उत्तराखंड की धरती में, तो शिल्पकार जो कार्यक्रम उस समय शुरू हुए थे, तो 3 बार शिल्पकार सम्मेलन का आयोजन हमारे चंपावत में हुआ था। ठीक है, तो पहला जो हुआ था देवीधुरा में, बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ये इसको नोट करेंगे। देवीधुरा में पहला शिल्पकार सम्मेलन हुआ था 1928 में। ठीक है, उसके बाद दूसरा सम्मेलन हुआ था देवीधुरा में, दूसरा शिल्पकार सम्मेलन 1930 में। और देवीधुरा का तीसरा शिल्पकार सम्मेलन हुआ था 1931 में।
वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो आपको पता है उस समय अगर मैं बात करता हूँ उत्तराखंड की या कुमाऊं क्षेत्र की, तो कुमाऊं क्षेत्र में उस समय जो शिल्पकार आंदोलन था उसको मजबूती देने का काम कौन कर रहे थे? मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी हो गए। इसके अलावा भी इसमें जो अन्य नाम थे वो भवानी राम जी थे। इसके अलावा खुशीराम टमटा वगैरह, ठीक है। इन लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रयास किए जा रहे थे उसमें। तो देवीधुरा में भी इसी संदर्भ में 3 शिल्पकार समारोह आयोजित होते हैं या सम्मेलन आयोजित होते हैं। इनको आपने नोट करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लगभग जितना है देखिए, और 1857 की क्रांति में आपको बता ही चुका हूँ कि यहाँ से आपका शुरू हुई थी क्रांति, और कालू मेहरा को उत्तराखंड का पहला क्रांतिवीर माना जाता है। ओके, तो दोस्तों यहीं पे चंपावत का जो सेशन है उसको समाप्त करते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे चंपावत के वो हमने डिस्कस कर लिए। बाकी हम ऐतिहासिक तथ्यों पे अगर प्रकाश डालेंगे तो सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। वो हम पहले ही देख चुके हैं, और बाद में कोई फैक्ट वाली वीडियो आएगी जब हमारी स्टैटिक वाली, तो उसमें हम पॉइंट टू पॉइंट बात कर लेंगे। ओके, तो चलिए मिलेंगे आपको जल्दी ही नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें, और जाने से पहले जैसे कि हमेशा बोलता हूँ, अपने जीवन में यार एक पेड़ ज़रूर लगाएं, ठीक है। क्योंकि आपका एक पेड़ आने वाली पीढ़ी को बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्या देगा, एक हिसाब से बोल सकते हैं बेनिफिट देगा, एडवांटेज देगा, या उसको ऑक्सीजन देगा। जिस हिसाब से कोविड आया था, तो जीवन में एक पेड़ जरूर लगाएं। और जब भी आप उत्तराखंड के खूबसूरत प्लेसेस पे जाते हैं घूमने, या अपने घर के आसपास स्वच्छता का ध्यान रखें। प्राकृतिक क्षेत्रों, बुग्यालों में ट्रैकिंग पे कहीं पे घूमने जाते हैं, वहाँ पे प्लास्टिक, कचरा, कूड़ा कुछ भी दिखता है आपको, उसको आप लाएं और डिस्पोज कर दें। ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, ताकि हमारा राज्य सुंदर रहे और हमारी इकोलॉजी पे कोई इफेक्ट भी ना पड़े, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप मेरी इन बातों को फॉलो करेंगे, मेरा विनम्र निवेदन भी है। जल्दी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान भी रखें, क्योंकि जान है तो जहान है। हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। जय हिंद, जय उत्तराखंड, शुभ रात्रि।